رب زدني علما। ओके जी, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी। बड़ा छोटा सा चैप्टर है ये। इसके बाद हम एक दो और आईएएस पढ़ेंगे। पर्पस क्या है इस आईएएस का पर्पस है व्हेन द फर्म्स आर डीलिंग इन फॉरेन करेंसी, लाइक वो किसी दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट कर रही हैं या इंपोर्ट कर रही हैं, तो जब वो इंपोर्ट कर रही हैं तो फिर क्या रिकॉर्डिंग होगी, किस पे रिकॉर्डिंग होगी, क्या एक्सचेंज रेट डिफरेंस को किस तरह लेके चलना है, ये सारी चीजें जो हैं वो इस चैप्टर में कवर होंगी। और हमारे जो हैं वो क्वेश्चंस इसके इंशाल्लाह क्लियर होंगे। है क्या जी, IS-21 है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेस। इनिशियल ट्रीटमेंट कैसे करनी है, सेटल्ड ट्रांजैक्शन और अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस पे कैसे चलना है। ओके जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ IS-21, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ IS-21? दैट इज बेसिकली, ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉरेन करेंसी एक्टिविटीज को डील करना है। दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ IS-21। कुछ डेफिनेशंस देता है, एक्सचेंज रेट्स की देता है। इस एक्सचेंज रेट की क्या देता है, कहता है जी एक्सचेंज रेट्स क्या क्या होते हैं। हिस्टोरिकल होता है, क्लोजिंग होता है और एवरेज होता है। हिस्टोरिकल क्या है? हिस्टोरिकल है द रेट इन प्लेस एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, समटाइम्स रेफर टू स्पॉट रेट ऑफ दैट टाइम, जब ट्रांजैक्शन हुई थी उस वक्त का स्पॉट रेट। क्लोजिंग रेट क्या है? जो रिपोर्टिंग डेट पे क्लोजिंग रेट है वो है। और एवरेज रेट क्या है? जो कि थ्रू आउट द पीरियड एक एवरेज रेट अप्लाई किया जाता है। अच्छा, अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लासिफाई वो यहां पे कैसे करता है? वो कहता है जी एसेट्स एंड लायबिलिटी मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। मॉनेटरी आइटम्स क्या है? आइटम्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश लाइक रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड लोन्स। while non-monetary items के items that give no right to receive or deliver cash, inventory, plant and machinery। ये अब हम एसेट और लाइबिलिटी में भी ये चीजों को देखेंगे कि मॉनेटरी आइटम्स पे हम लोगों ने क्या करना है फॉरेन एक्सचेंज को, और नॉन मॉनेटरी आइटम को कैसे लेके चलना है। दो चीजों की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, एक्सचेंज रेट की, एसेट्स एंड लायबिलिटी में, नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी की। एंड नाउ द करेंसी। करेंसी को वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है। द IS-21 एक्सप्लेन्स टू टाइप ऑफ करेंसीज। नो, टू टाइप नहीं कहना चाहिए, दो डेफिनेशन करेंसी की दे रहा है। एक वो कह रहा है जी, एक करेंसी है कौन सी? फंक्शनल करेंसी है। फंक्शनल करेंसी कौन सी है? कहता है द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। This will usually be the currency in which the majority of an entity's transactions take place. For example, एक अमेरिकन कंपनी है लेकिन वो यूएई में काम करती है और उसकी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो यूएई में होती हैं, तो यूएई दिरहम में होती हैं। तो द फंक्शनल करेंसी फॉर दैट कंपनी विल बी यूएई दिरहम। ठीक है, एक कंपनी है जो कि ऑपरेट पाकिस्तान में कर रही है लेकिन उसकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है वो डॉलर्स में होती हैं, तो फिर उसकी फंक्शनल करेंसी विल बी डॉलर। अच्छा, दूसरी कौन सी है? वो कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी, द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल, एयर अरेबिया है, जैसे एयर अरेबिया चाहे जहां मर्जी जिस मर्जी कंट्री में ऑपरेट कर रही हो, वो जो प्रेजेंटेशन करती है वो अक्सर जो है वो दिरहम्स में, डॉलर्स में भी होती है, लेकिन वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है वो दिरहम्स में बनाती है। पाकिस्तान में कोई कंपनी है जो कि काम कर रही है, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी वो पाक रुपीज में बनाएगी। तो यहाँ पे फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी में फर्क आ गया। कुछ फर्दर एक्सप्लेन करता है, कहता है फंक्शनल करेंसी। IS-21 explains that an entity should consider the following primary factors when determining its functional currency। क्या वो प्राइमरी फैक्टर्स हैं? वो कहता है द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस इन सेल्स प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, द करेंसी ऑफ द कंट्री whose competitive forces and regulations mainly determine the sale price of goods or services, and the currency that mainly influences labor, material and other cost of providing goods and services। तो ये वही है जो कि लेट्स सपोज चाहे वो अमेरिकन कंपनी है चाहे वो ब्रिटिश कंपनी है, बट इफ दे आर वर्किंग इन यूएई एंड दे आर लाइक डीलिंग इन यूएई दिरहम, उनकी ट्रांजैक्शन यूएई दिरहम में होती हैं, तो क्या होगा? वो उनकी जो फंक्शनल करेंसी होगी वो यूएई दिरहम होगी। ठीक है जी, आगे आते हैं जी इंडिविजुअल कंपनी के लिए ट्रांसलेटिंग द ट्रांजैक्शंस। देखिए होता क्या है जी, मैकेनिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। इनिशियल ट्रांजैक्शंस क्या होंगी? जब भी इनिशियली ट्रांजैक्शन होगी, लाइक
दुबई में बैठे हुए या यूएस में बैठे हुए कोई दूसरे कंट्री से चीजें खरीदते हैं, तो इनिशियली क्या होगा, ट्रांसलेट यूजिंग द हिस्टोरिक रेट प्रिवेलिंग एट द ट्रांजैक्शन रेट। जो उस दिन स्पॉट रेट होगा उस पर ट्रांसलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप यूएई में बैठे हैं, आप यूएस से कोई चीजें खरीदते हैं, जो जारी बात है यूएस से जब खरीदेंगे तो यूएस डॉलर्स में खरीदेंगे। लेट्स सपोज आपने 100,000 जो है डॉलर्स की चीजें खरीदी, लेकिन आपकी फंक्शनल करेंसी और आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी दिरहम है, तो आपने तो रिकॉर्डिंग दिरहम में करनी है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल इमीडिएटली रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शन इन दिरहम्स। किस रेट पे, जिस जिस दिन उस दिन जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन जो चल रहा होगा उस पे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, यू बॉट गुड्स फ्रॉम से, यू बॉट, मैं कहता हूँ आपने गुड्स खरीदी, इन्वेंट्री खरीदी यूएस से। आप उस दिन आपने 1 लाख डॉलर्स की खरीदी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने आपका लेट्स सपोज, मैं एक्सचेंज रेट कहता हूँ, एक्सचेंज रेट लेट्स सपोज एक्सचेंज रेट इज 3 to 1, मतलब एक यूएस डॉलर के 3 दिरहम आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उसी दिन अपने पास रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस डेबिट और पेबल्स क्रेडिट, कितने से, 3 लाख दिरहम से, उस दिन के स्पॉट रेट से। अब क्या होगा, वो कहता है द एवरेज रेट कैन ऑल्सो बी यूज इफ इट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। वो कहता है अगर कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, कंट्री स्टेबल है, तो वो एवरेज रेट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या है मैं देख लूं, और तो नहीं आए वो अभी तक, नहीं। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, सेटल ट्रांजैक्शन। अब क्या होगा, अगर तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पीरियड, मतलब अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पीरियड ओवर नहीं हुआ और ट्रांजैक्शन सेटल होगी, लेट्स सपोज कंपनी का जो फाइनेंशियल पीरियड है वो चलता है 1 अगस्त, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। अच्छा, इस पीरियड में कंपनी ने जब परचेजेस की, तो परचेजेस की लेट्स सपोज मार्च में, तो 2 महीने का क्रेडिट मिलेगा, 3 महीने का, 6 महीने का मिलेगा। 6 महीने बाद जो है वो ट्रांजैक्शन सेटल होगी, आपने पे कर दिया। अब क्या होगा, इफ द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड, पेमेंट और रिसीट अकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अब क्या करेंगे, ट्रांसलेट एट द डेट ऑफ पेमेंट और रिसीट यूजिंग द हिस्टोरिक रेट प्रिवेलिंग एट दैट डेट। अब दोबारा हम लोग ट्रांसलेट करेंगे जितनी पेमेंट करनी है उसको, किसमें, उस दिन जिस दिन रेट प्रिवेल कर रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, पुराना रेट जिस पे रिकॉर्ड किया था और नया रेट डिफरेंट होगा, तो फिर क्या होगा, एज दिस में बी डिफरेंट टू द इनिशियल ट्रांजैक्शन एंड एक्सचेंज डिफरेंस मे अराइज, दिस इज पोस्टेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। या वो गेन में जाएगा या वो एक्सपेंस में जाएगा। एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हमें जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। क्या कहता है, लेट्स रीड द ट्रांजैक्शन। वो कहता है on April 2018, let me open the Excel. ओके जी, क्या कहता है, कहता है on April 2018 कॉलन को, a company that uses the dollar as a functional currency buys goods from overseas supplier who uses Cromits KR as its functional currency. The goods are priced at KR 54,000. Payment is made 2 months later on 31st May 2018. The prevailing rates are 1st April 2018 को KR 1.8, $1 का था, मतलब $1 के बदले $1.8 मिलते थे। और 31 मई को $1 जो है 1.7 KR का था। यानी हम कहेंगे कि जो KR है वो एप्रिशिएट हो गया। रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज फॉर दीज ट्रांजेक्शन। तो इनिशियली क्या होगा, ऑन, अगर मैं यहां पे लिखूं, ऑन ऑन 1 अप्रैल 2018 को रिकॉर्डिंग क्या होगी जी, रिकॉर्डिंग होगी, आप डेबिट कर देंगे, क्या आप डेबिट कर देंगे, चीजें खरीदी हैं, लेट मी सी कॉलन को ने खरीदी हैं, और हाँ चीजें खरीदी हैं। तो डेबिट कर देंगे हम लोग क्या, परचेजेस, और क्रेडिट हम लोग कर देंगे क्या, परचेजेस अकाउंट, और क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट क्या कर देंगे, क्रेडिट हम लोग कर देंगे पेबल्स। अब सवाल ये है कितने से करेंगे, तो कितने के लिए हम लोग जो है वो यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, कितने से करेंगे, उसने खरीदा कितने का, उसने खरीदे
कॉलन को बॉट कितने की खरीदी जी? उसने खरीदी 54,000 की। 54,000 के आर की खरीदी, और एक के आर था 1.8 का। तो जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास जो अमाउंट आई डॉलर्स में, वो कितनी आएगी? दैट विल बी 30,000 डॉलर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है जी, 30,000 डॉलर्स पे हम लोगों ने इसे रिकॉर्ड कर लिया इनिशियली। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 30,000, यहां पे भी लिख देता हूं 30,000। ठीक है जी, मैं इसको एक मिनट सिर्फ, फॉर्मेट करेंसी है, डॉलर्स है, तो 30,000 डॉलर। और ये एक्सचेंज रेट था। ठीक है, अच्छा अगर लेट्स सपोज डॉलर और ब्रिटिश पाउंड होते, मतलब लिखा होता कि एक जो, या एक क्रोमेट के 10 डॉलर आते हैं, तो फिर हम लोग वाइस वर्सा होता, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते, फिर हम लोग डिवाइड ना कर रहे होते। ठीक है जी, ये हुआ। अब क्या हुआ? वो कहता है पेमेंट कब हुई? पेमेंट हो गई 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद जब पेमेंट हुई, दैट वाज 31 मई 2018। क्या किया जी? वो कहता है जी पेमेंट कर दी। अच्छा, पेमेंट कर दी, और उस दिन रेट क्या था? उस दिन रेट था 1.7 का। अच्छा, पेमेंट कितनी करनी थी? हम लोगों ने तो उसे 54,000 ही पेमेंट करनी है ना। तो जब हम लोगों ने उसे 54,000 पेमेंट करनी है, क्योंकि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। तो जब उसकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, हम लोगों ने इसको दोबारा कैलकुलेट किया। तो जिस दिन हम लोगों ने पे करना था, उस दिन जो रेट था, उस हिसाब से हमारे डॉलर्स कितने बन रहे थे पे करने वाले? उस दिन हमारे डॉलर्स बन रहे थे पे करने वाले 30,857, यानी हम लोगों ने इतने पे करने थे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग कैश, सीधी सीधी बात है, मैं ऐसे ही एंट्री अक्सर बनाता हूं। देखिए, पेबल जितने हैं, पेबल को तो हम लोगों ने जितने पेबल रिकॉर्ड किए थे, उनको हम लोगों ने डेबिट करके खत्म करना है। तो क्रेडिट थे पहले, अब डेबिट पेबल। पहले हम लोगों ने पेबल्स को 30,000 से रिकॉर्ड किया, अब हम लोग पेबल्स अकाउंट को डेबिट करके 30,000 से ही हम लोग जो है वो क्या कर देंगे? इसको पहले क्रेडिट किया, अब डेबिट कर दिया, ये फिनिश हो गई, क्योंकि डेफिनेटली वी आर पेइंग इट। अच्छा, उसके साथ जो है वो क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कैश। कैश या बैंक, हम लोग कैश अकाउंट लिख लेते हैं। अच्छा, कैश कितना जा रहा है? कैश जा रहा है आपका 30,857 का, क्योंकि कैश तो इतना जा रहा है। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? फर्क, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बड़ी है, इसका मतलब डेबिट में हमें कुछ डालना है। तो डेबिट में हम क्या डाल देंगे? डेबिट में हम डाल देंगे फॉरेन एक्सचेंज लॉस के नाम से, जो कि चला जाएगा किसमें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। किस नाम से? फॉरेन एक्सचेंज लॉस के नाम से। ठीक है, वो कितना होगा? दैट विल बी 857। अच्छा, अगर इसकी जगह हमारे पास होता कि वो अप्रिशिएट कर गई होती, सॉरी डिप्रिशिएट कर गई होती जो उसकी करेंसी है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग डेफिनेटली गेन आ रहा होता सेटलमेंट पे, तो फिर कम डॉलर्स पे करने पड़ते, तो हमारे पास गेन आ जाता। तो दिस इज हाउ the transactions, the entries are done for settled transactions. Now we'll do it for the unsettled transaction. जब unsettled transaction होती है, तब क्या होता है? अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन ऐसे हैं कि जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। आपने परचेजेस की 1 दिसंबर को, अब पेमेंट होनी है 31 जनवरी को, 2 महीने बाद। अब तो पेमेंट होने से पहले आपकी क्लोजिंग आ जाएगी। तब क्या करेंगे? अच्छा जी, रूल क्या है? वो कहता है इफ द ट्रांजेक्शन इज स्टिल अनसेटल्ड एट द रिपोर्टिंग डेट, देयर विल बी एन आउटस्टैंडिंग एसेट और लायबिलिटी ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ रिसीवेबल्स होंगे, यहाँ पेएबल्स होंगे। कहते हैं इफ द एसेट और लायबिलिटी इज अ मॉनेटरी आइटम, इट शुड बी रीट्रांसलेटेड एट क्लोजिंग डेट। अगर वो मॉनेटरी आइटम है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, तो उसको रीट्रांसलेट करना है। ठीक है, कि कितने नए जो करेंसी रेट है उस हिसाब से। कहते हैं इफ द एसेट और लायबिलिटी इज नॉन मॉनेटरी आइटम, इट शुड रिमेन एट हिस्टोरिक रेट। अगर वो नॉन मॉनेटरी है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। Exchange differences will arise on retranslation of the monetary items, and these are also posted to statement of profit and loss. एक और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। कहते हैं जी on 1 January 2016, विकी को, a company that uses the dollar
as functional currency buys goods from overseas suppliers who uses dinar as functional currency. The goods are priced at 35,000 dinar. Payment is still outstanding at the reporting date of 31st March 2016. Okay. The prevailing exchange rate जो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन क्या था 1.75 दिनार के $1, मतलब $1 का 1.75 दिनार आते थे, जबकि 31 मार्च को $1 के 1.90 दिनार आते हैं। इसका मतलब दिनार डिप्रिसिएट हो गया या डॉलर एप्रिसिएट हो गया। तो वो कहते हैं इसकी एंट्रियां पास करें, हम एंट्रियां इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, इसको हम हेडिंग भी दे देते हैं। ये कौन सी है? ये है, ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। और ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। अच्छा जी, क्या हुआ? अपडेट है हमारे पास 1 जनवरी 2016। परचेजेस उसी तरह की, कितने की कीजिए? अब कहता है 35,000 दिनार की थी, तो 35,000 यहां पे ले आते हैं हम लोग। और उस दिन रेट क्या था? उस दिन रेट था जी 1.75 का। अच्छा जी, तो 1.75 का उस दिन रेट था। तो ये कितना बन जाएगा जी? ये बन जाएगा आपके पास 35 एंड 1.75 एंटर किया, तो ये बन गया 20,000। तो 20,000 की हमारी ट्रांजैक्शन हो जाती। क्या ट्रांजैक्शन होती? हमारी ट्रांजैक्शन होती परचेजेस डेबिट और पेबल्स क्रेडिट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब 31 मार्च को, 31 मार्च को वो कहता है रिपोर्टिंग डेट है, और उस दिन अनसेटल्ड है, मतलब सेटल्ड नहीं हुई। लेकिन रेट कितना चला गया? 1.90 पे। देखिए आपने कितने पेएबल रिकॉर्ड किए हुए हैं? आपने 20,000 से पेएबल रिकॉर्ड किए हुए हैं। ठीक है ना? अब हम दोबारा देखते हैं कि उस दिन क्या बन रहा है आपके पास। उस दिन जो है 35,000, और ये बन गया 1.90। ओके जी, तो उस दिन हमारे पास कितने बन रहे हैं? 18421, यानी आपके पेबल जो है वो कितने आ जाएंगे? आपने रिड्यूस करने हैं अपने पेबल्स को। तो अब क्या होगा? देखिए, अब कैश तो नहीं पे हो रहा ना। पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब कैश तो सीधा सीधा नहीं पे हो रहा। देखिए, पहले आपने पेबल्स रिकॉर्ड किए थे 20,000 के। अब आपने पेबल्स को किस पे लाना है? अगर मैं यहां पे आपको ये अकाउंट बना के दिखाऊं ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे पेएबल अकाउंट बनाता हूं, इसको मर्ज कर दूं, 1 मिनट सिर्फ। मर्ज कर दिया, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, और इसको मैं साइड लाइन करता हूं, इसको मैं डबल लाइन कर देता हूं, और इसको भी मैं डबल लाइन कर देता हूं। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया? पेएबल अकाउंट आ गया। देखिए अब क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर पेएबल अकाउंट वॉज फर्स्ट पेएबल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विथ 20,000। तो 20,000 से क्रेडिट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे परचेजेस हुई थी। ठीक है जी, अब क्लोजिंग आ गई। अब क्लोजिंग आई है, तो वो कहता है हम लोगों ने इसको, जो नेक्स्ट जाएगा वो कितने से जाएगा? वो जाएगा, जो कैरी फॉरवर्ड होने हैं वो होने हैं 18,421 से। यानी आपके पास जो कैरी फॉरवर्ड जाने हैं, कैरी फॉरवर्ड जो होने हैं वो कितने होने हैं, या क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए उसका पेबल्स का? दैट शुड बी 18,000
421 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो क्या है, उसको डेबिट करना है हमें। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, इज इक्वल टू 20,000 माइनस 18421, एंटर किया तो दैट इज 1579। ठीक है जी, ये क्या है, बेसिकली ये आपका गेन हो गया। ठीक है जी, ये आपका गेन हो गया। क्यों गेन हो गया, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा एज गेन ऑन रीट्रांसलेशन। ठीक है जी, तो ये आपका अकाउंट, तो इसको नहीं कहना चाहिए, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 15, क्योंकि गेन हो गया ना। तो अब इसको क्या करेंगे, पेबल्स को रिड्यूस कर देंगे, कितने से, पेबल को रिड्यूस कर देंगे 1579। पेबल डेबिट हो रहे हैं, ये मैंने पहले कर दिया। और क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्या हो रहा है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और कितने से, ये आपका रीट्रांसलेशन गेन है। और वो कितना है जी, वो है आपका 1579 से। ठीक हो गया जी, तो आपका ये जो है गेन आ गया, और वो रीट्रांसलेट हो गया ये सर जब पेबल की अमाउंट चेंज नहीं होगी? जी दोबारा बोलिएगा। डेबिट पेबल जो हम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये अमाउंट इसकी 18421 नहीं आएगी? नहीं देखिए, अब जब हम लोग 18, 18421। नहीं नहीं, देखिए जब हम क्या करेंगे, जरा इसको समझिएगा। 31 मार्च जी जी। को हम लोगों ने पहले जो इनिशियली रिकॉर्ड किए हुए थे, वो किए हुए थे 20,000 से पेबल्स। यस सर। अब जब क्लोजिंग हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, तो रिपोर्टिंग पे हम लोगों ने रिपोर्ट करने हैं 18,421 से। ओके ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने पेएबल को रिड्यूस करना है किसी ऐसी क्वेश्चन मार्क अमाउंट से कि हमारे पास जो रिजल्टिंग अमाउंट है वो आ जाए 18,421। ओके सर। ठीक है, तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट क्या डाली है, एक्चुअली एडजस्टिंग एंट्री है, हम लोगों ने एडजस्टमेंट क्या डाली, ओके हम लोगों ने ओके डेबिट ओके कर सर। दिया पेबल को 1579 से। जब हम लोग ऑलरेडी हमारे पास पेबल क्रेडिट पड़े हुए थे 20,000 के, जब हम लोग डेबिट करेंगे उन्हें 1579 से, तो ऑटोमेटिकली रिजल्टिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 18421 से। ओके, मैं समझा शायद पे कर रहे हैं। ओके नहीं सर। नहीं नहीं, अभी ये तो अनसेटल्ड है ना, ओके अनसेटल्ड का ही कर रहे हैं, पे तो अभी कर ही नहीं रहे। ओके ओके सर। ठीक है ये, हाँ, जब पे होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर यही ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन होगी डेबिट पेबल्स, अगर यही एक्सचेंज रेट रहता है तो डेबिट पेबल्स 18421 से, और कैश क्रेडिट हो जाएगा अगर यही एक्सचेंज रेट रहता है। अगर एक्सचेंज रेट फिर चेंज हो जाता है तो फिर उस दिन, जिस दिन पे हो रहा होगा, उस दिन एडजस्टमेंट होगी। ओके सर, ठीक नोटेड हो सर। गया जी। अच्छा, आगे चलते जी हैं। सर। कहता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस। इफ द एक्सचेंज डिफरेंस रिलेट्स टू ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस, इट इज डिस्क्लोज विद इन अदर ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो कहता है अगर तो किससे है, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो फिर कहां पे जाएगा, फिर ऑपरेटिंग इनकम में या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। कहता है इफ एक्सचेंज डिफरेंसेस रिलेट टू नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल आपने कोई हरिदा जो है, फॉर एग्जांपल लोन है, लेट्स सपोज, ठीक है, कोई लोन लिया आपने, तो नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है। तो फिर क्या होगा, इट इज डिस्क्लोज विद इन इंटरेस्ट रिसीवेबल्स एंड सिमिलर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट। तो ये बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है उसकी। यहाँ पे एक थर्ड है, उसको कर लेते हैं हम लोग। कहते हैं एबीसी को हैज अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2021 and uses the dollar as its functional currency. Okay. On 25th October 2021, ABC Co pays buys goods from Swedish supplier for Swedish krona 286,000 की। ओके okay. कहता है रेट ऑफ एक्सचेंजेस 25 अक्टूबर को $1 जो के मिलते थे 11.16 करोना, 16 नवंबर को $1 के मिलते थे 10.87 करोना, और 31 दिसंबर को मिलते थे $1 के 11.02 करोना।
अब क्या कहता है रिक्वायर्ड शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इफ a payment of all 286 is made on 16th November 2021 and the amount owed remains outstanding at the year end. ओके जी, इसको कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं जी, फॉर्मेट करते हैं। ओके जी, मैं लिखता हूं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। सबसे पहले तो इनिशियली ट्रांजैक्शन करते हैं। इनिशियल क्या हुआ जी, इनिशियल हुआ कि आपने चीजें खरीदी, गुड्स है, यस गुड्स है। तो चीजें खरीदी, कितने की खरीदी आपने, खरीदी जी 286 स्वीडिश करोना की, ओके। और उस दिन रेट क्या था, 11.16 का। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे पेबल्स को और क्रेडिट कर देंगे किसको, क्रेडिट सॉरी, पेबल डेबिट कर देंगे परचेजेस को और क्रेडिट कर देंगे पेबल्स अकाउंट। कितने से करेंगे वो हम निकाल लेते हैं। 286,000 डिवाइडेड बाय, उस दिन रेट क्या था, उस दिन रेट था 11.16 का। एंटर किया तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आ गई वो कितने से आ गई, वो आ गई 25627, और यही आ जाएगी ये भी 25, इसको मैं यूं कर देता। ओके जी, अब क्या हुआ, वो कहता है उसने पेमेंट कर दी 16 नवंबर को। तो 16 नवंबर को हमारे पास अगर यहां पे इफ सेटल्ड ऑन 16 नवंबर, तो क्या होगा जी, हमारे पास 16 नवंबर को पहले तो हमें देखना है कि यही 286,000 जो है वो कितने का था जी, उस दिन एक्सचेंज रेट कितने का था, उस दिन एक्सचेंज रेट था 10.87 का। इसका मतलब यह है डॉलर डिप्रिशिएट हो गया या स्वीडिश करोना इप्रिशिएट हो गया 7 इक्वल, एंटर कर दिया। तो कितने जी पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे, जो है वो पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे पेबल कितने से, 25,627 से। अब क्या हुआ, अब हम लोगों को पे करने पड़ेंगे 26,310 या ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो हम एंट्री पास करते हैं। देखिए जी, पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, डेबिट कर देना है पेबल्स को, क्योंकि उसको तो कितने चाहिए, उसको तो उसकी करेंसी में चाहिए 286। तो हम डेबिट कर देंगे पेबल्स को कितने से, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था 25,627 से, ठीक है। अच्छा जी, कैश कितना पे कर रहे हैं, क्रेडिट हो गया हमारे पास कैश। कैश अकाउंट कितना जा रहा है जी, कैश हमारे से जा रहा है 26,311 से, ये हमारे से कैश जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब डिफरेंस कौन सा, कौन सी साइड बढ़ी है आपकी, जो है वो क्रेडिट साइड बढ़ी है, ठीक है जी। क्रेडिट साइड बढ़ी है, डेबिट का मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है हम लोग निकाल लेते हैं जी। लॉस हो रहा है हमारे पास, डेबिट है जी क्या, लॉ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। क्या है जी, ये लॉस है। और ये कितना होगा जी, ये बैलेंसिंग अमाउंट होगी किस किस की, दिस माइनस दिस, एंटर किया तो 684 से हमारा जो है ये डेबिट हो गया, अगर सेटल्ड ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर इफ नॉट सेटल्ड, इफ नॉट सेटल्ड येट, तो फिर क्या होगा जी, फिर अगेन हम लोग निकाल लेते हैं कब होगा जी, तब 31 दिसंबर को रेट क्या था 11.02। स्टिल अभी भी थोड़ा सा जो है वो इप्रिशिएट हुआ है कोरोना। तो कितना है जी, 286,000 डिवाइडेड बाय 11.02, ठीक है जी। इसको हम ड्रैग करते हैं,
इक्वल करते हैं। ओके जी, हम लोगों ने इनिशियली रिकॉर्ड किए थे पेबल्स कितने थे, हम लोगों ने इनिशियली रिकॉर्ड किए थे 25,627 से। अब हम लोगों ने पेबल्स को क्या करना है, पेबल्स को आपके पास जो है वो पेबल रिड्यूस करने हैं। ठीक है जी, हम लोगों ने क्या करना है, पेबल्स जो है अपने क्रेडिट किए थे, नहीं पेबल को इंक्रीज करना है, क्योंकि पहले 25,627 के थे, अब 25,952 के 53 के हो जाएंगे, तो पेबल्स को इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे पेबल्स को, आगे डेबिट किया था, तो अब पेबल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और इसके साथ डेबिट क्या हो जाएगा, इसके साथ डेबिट हो जाएगा हमारा क्या है, बेसिकली ये लॉस है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बुक हो जाएगा हमारा, लॉस बुक हो जाएगा। अच्छा जी, कितने से बुक होगा, हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे इस अमाउंट का, और डिफरेंस ले लेंगे इस अमाउंट का, और हमारे पास क्या आ गया 326। तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे, 326 से पेबल्स को क्रेडिट कर दिया, पेबल्स अब बढ़ गए होंगे, और 326 से लॉस बुक हो गया कहां पे, आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, अगर सेटल नहीं हुआ। ठीक है जी, नॉन मॉनेटरी आइटम पे कॉस्ट मॉडल लगता है, वो कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम दैट आर हेल्ड एट कॉस्ट आर इनिशियली ट्रांसलेटेड एट हिस्टोरिक रेट एंड कैरिड फॉरवर्ड एट दिस वैल्यू, दे आर नॉट रीट्रांसलेटेड। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम रीट्रांसलेट नहीं करते। ठीक है जी, यहां पे हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो क्लोज हो जाता है फॉरेन करेंसी का। अच्छा, फॉरेन करेंसी का हमारे पास जो है वो टॉपिक क्लोज हो जाता है। मैं अभी ये दोबारा लिंक भेज देता हूँ, नया लिंक भेजता हूँ, और फिर एक दो हमारे पास छोटा छोटा वो रह गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो करके हम लोग अपना जो है पूरे का पूरा कोर्स को खत्म करेंगे। ठीक हो गया जी, मैं भेज रहा हूँ नया लिंक।